हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी का शिवांगी नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की अपनी क्लास फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग क्रैश कोर्स थ्योरी प्लस एमसीक्यू। थ्योरी कम रहेगी, एमसीक्यू ज़्यादा रहोगे। फास्ट रिव्यू करेंगे। यहाँ से एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, हाफ एंड 1 आवर का टॉपिक रहेगा। यहाँ से जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग सभी को। यस, गुड मॉर्निंग्स, कंटिन्यू लग जाइए और लिंक को शेयर, सब्सक्राइब्स और क्या बोलते हैं उसको, लाइक कर दीजिए। यस, सभी को गुड मॉर्निंग्स। टॉपिक्स आपका फंडामेंटल के अंदर रहेगा यानी माँ। और सबसे पहले आप सभी को आज गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी है ना, ऐसी बात नहीं है। आप भी अपने लाइफ में गुरु बनोगे कभी न कभी, तो गुरु बनते ही ऐसी बात नहीं है ना। शिष्य और गुरु का रिश्ता एक होता है, तो कभी न कभी हम भी तो शिष्य रह चुके हैं, अब आज गुरु बने, हमारे भी गुरु है, ठीक है ना। तो आप सभी को भी गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है ना। क्योंकि डेली लाइफ के अंदर आपने देखा होगा, जीवन जीने के लिए अब नौकरी करना है कोई मकसद नहीं है, आपको नॉर्थ सेट क्वालिफाई करना है कोई मकसद नहीं होता लाइफ का। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जीवन जीने की जो कला होती है, आगे बढ़ना होता है। सक्सेस, लाइफ में सक्सेस कैसे होना है, यहाँ पर जो आप सिर्फ आपका एक ही सपना सिर्फ नॉर्थ सेट निकालना, ये कोई लाइफ का सपना नहीं है। ऑल ओवर लाइफ का स्ट्रगल कैसे करना होता है। चलो नहीं भी हुआ तो स्ट्रगल कैसे करना है, क्या अपने हताश होकर बैठ जाएंगे, ठीक है ना। तो लाइफ ऑल ओवर कैसे जीती जाती है, क्या करना होता है। बहुत सारे जो अगर ठीक से देखें ना, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन पैसे वाले हैं, नामी जो हस्तियाँ होती है, उनके पास शायद डिग्रियाँ नहीं होती है, डिग्रियाँ नहीं होती है। आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देख सकते हो आप, ठीक है ना, वो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ थे। सचिन तेंदुलकर एक बड़ा सा एग्जाम्पल है, 10वीं फेल है वो, 10th फेलियर है बंदा, वो कुछ नहीं आता था, बैट और बॉल लेके घूमता रहता था। अब पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल ही हो गए ना, सिंपल सी बात है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने अपनी लाइफ में कभी हिम्मत नहीं हारी। कोई बात नहीं, मैं फेल हुआ तो क्या हुआ, क्या मतलब पास हो गए, कुछ नौकरी लगना है क्या है। आप ऐसा भी तो कर सकते हो, किसी लोगों को नौकरी दो आप। बहुत सारे ऐसे नर्सिंग स्टाफ है, जीएनएम बीएससी वाले, खुद का हॉस्पिटल खोले हुए हैं अपने आसपास के एरिया में, आपको भी पता होगा। वो अपने यहाँ पर नौकर रख रहे हैं एमबीबीएस को। एक डॉक्टर को नौकरी, वो सैलरी देता है, उसके अकॉर्डिंग के हुए वो डॉक्टर आता है, मतलब नर्सिंग स्टाफ हॉस्पिटल चला रहा है, मालिक वो है, नौकर वो है। तो उसका अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो क्या हुआ, काम तो वो भी कर रहा है ना। तो ऐसी कुछ लाइफ अपन को आनी चाहिए कि जरूरी नहीं कि एक ही सपना है। यहाँ पर आपका गवर्नमेंट जॉब है तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको एक ही एग्जाम में मिले, 2021 में मिले, 2022 में मिले, आरआरबी में मिले, एसजीपीजीआई में मिले। उसके बाद जो हताश नहीं होने वाली वो कला आपको गुरु से सीखने को मिलती है, डेली लाइफ में काम आने वाली चीज़ें, मेरे कहने का मतलब ये। तो उसी सचिन तेंदुलकर जो फेल हुआ था 10वीं के अंदर, आज उसी स्टेट के अंदर, महाराष्ट्र का शायद है वो, आप लोगों को वही कहा है ना, बॉम्बे का, हाँ वही का तो है शायद, वो मराठी है शायद। हाँ, तो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर आज भी वहाँ 10वीं क्लास के अंदर पहला टॉपिक, पहला चैप्टर सचिन तेंदुलकर के बारे में 10 पेज का पहला टॉपिक जो आता है ना जीवनी के बारे में, पहला टॉपिक, पहला पार्ट उसका ही है, दूसरा पार्ट कोई और है। और बच्चों को पढ़ना पड़ता है कैसे फेल हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। फेल होने के बाद खुद बंदे ने 10वीं क्लास में अपने नाम जुड़वा दिया, अपना पार्ट जुड़वा दिया अपने चैप्टर के अंदर से, ठीक है ना। 10वीं फेल, मिली भी कौन, डॉक्टर नहीं, अंजलि तेंदुलकर। और डॉक्टर अंजलि तेंदुलकर है, उसकी वाइफ, और खुद 10वीं फेल है। यहाँ पर एम्स में शायद ही, मैं तो लगभग 99% ऐसा है कि यहाँ पर किसी डॉक्टर ने नर्सिंग स्टाफ से शादी की हो, मतलब फीमेल डॉक्टर ने किसी मेल नर्सिंग स्टाफ से शादी की होगी। और ऐसे तो बहुत सारे लोग बैठे हैं जो अभी सपना देख रहे हैं कि हम लोग को कोई डॉक्टर मेल मिल जाए। ये उन्हें यहाँ पर आप बहुत सारे बैठे, उसमें से किसी की तो डॉक्टर हस्बैंड होंगे, बोलो होंगे किसी के, तो किसी को तो है, देख लिए होंगे या देखेंगे, श्योर है। और ऐसा मुझे एकदम बता दो, आप इतने बैठे हो, कम से कम 100-150 बंदे हो यहाँ पर, कि आप मेल की बात कर रहा हूँ कि आपकी वाइफ डॉक्टर है। तैयारी करिए अलग बात है, लेकिन डॉक्टर है बता दो कोई है तो, क्या कोई नहीं है, नहीं है ना कोई, यही फर्क है। और महिलाओं को देख लो 50%, सपने 100% होते हैं और 50% हकीकत होते भी है। अच्छा आप है क्या, आपके ये वाला, चलो बढ़िया, बधाई, ताली बजाओ बेटा एक बार। ऑनलाइन वाले आप लोगों को भी है ना, बहुत अच्छी बात है बेटा, आपको है ना,
नर्सिंग स्टाफ को अगर डॉक्टर मिले तो वेरी गुड, शाबाश है ना, होना चाहिए। यस, तो अपना टॉपिक शुरू करते हैं अपना। आवाज नहीं बेटा, एनिमा रहेगा अपना टॉपिक, ठीक है ना। इसके साथ मेरा आवाज नहीं, इसके साथ में अपना 10 तारीख से 10 जुलाई से क्रैश कोर्स सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू वाला रहेगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू वाला रहेगा, 2 महीने का ये क्रैश कोर्स है। इसमें एमसीक्यू थ्योरी बहुत ही कम रहेगी, यहाँ पर सिर्फ एमसीक्यू पे फोकस करेगी। और ये पर यूट्यूब पर आपकी क्लास लाइव रहेगी। टाइम उसका मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब SOS टाइम कैसा रहेगा ऑनलाइन वाले आपका, SOS रहेगा, होगा जरूर आपका, स्टेट नहीं होगा, अभी का भी पढ़ाई ऐसा नहीं होगा। आपको कभी भी क्लास देखने को मिलेगी, सुबह, शाम या रात को एक क्लास आपके जरूर एमसीक्यू पे होगी, ठीक है ना, क्रैश कोर्स वाले की। तो जितने भी आप ऑनलाइन देख रहे हो बेटा यूट्यूब पर वाले, लिंक को भी शेयर करो, लाइक करो। मैं क्लास को भी कंटिन्यू स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की सबको बधाई बेटा, ऑनलाइन वालों को और ऑफलाइन वालों को। ये आपका बैच शुरू हो गया 11 तारीख से और गुरु पूर्णिमा की अपने हार्दिक बधाई आपको सबको दे दी है। साक्षात तपर ब्रह्मा तपर देवो, वहाँ से शुरू से आ रहे हैं अपन, LKG UKG से पढ़ते पढ़ते। मतलब नहीं पता होता था, मतलब अब पता लगता है, लेकिन अपन खुद इतने बड़े हो जाने के बाद पता लगता है इन चीज़ों का कि महत्व कितना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा एनिमा, है ना। एनिमा को एनीमिया समझने की कोशिश ना करें, जैसे हमारे टेक्निकल टीम ने समझ लिया था सुबह क्लास, इसकी वजह से 15 मिनट लेट हुई है। मैंने आकर के देखा टॉपिक डाला एनीमिया, सर क्या आपने ऐसे ही बोला था, ऐसा ही बोला था। अब उनका दोस्त नहीं है ना कि एनीमिया और एनिमा क्या होता है, उनका तो वर्ड से मतलब है एनिमा और एनिमा। अपने हिसाब से काफी फर्क है शायद एनिमा और एनीमिया, तो बहुत एक अर्थ का अनर्थ हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो मेरा इसकी वजह से क्लास लेट हुई है, कोई बात नहीं, तो है ना। यहाँ पर एनिमा है ENEMA। इसके 1-2 नाम और भी आते हैं, उसका अगर सेकंड नाम बोले और किस नाम से जाना जाता है तो उसको एनीमेटा भी बोलते हैं ना, ENEMATA। या फिर उसका एक नाम और है क्लस्टर। ये 2-3 नाम आपके एनिमा से यहां पर लिए गए हैं। सिंपल परिभाषा में अगर एनिमा को बोले तो कोई भी ऐसा सॉल्यूशंस, सर कोई भी ऐसा लिक्विड्स, ठीक है ना, लिक्विड या सॉल्यूशन होगा, हो जाएगा। लिक्विड या सॉल्यूशन पेशेंट की बॉडी के अंदर, रेक्टल के अंदर इंसर्ट करना। कहां करना, रेक्टल के अंदर इंसर्ट। कहां से इंसर्ट करना, एनस से। एनएस अलग है, रेक्टल अलग है। एनएस बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं, रेक्टल अंदर वाला पार्ट होता है। ऐसा कोई भी सॉल्यूशंस, ऐसा कोई भी लिक्विड्स, ऐसी कोई भी दवाई, ऐसा कोई भी न्यूट्रिशंस, ऐसा कोई भी फ्लूइड्स, ऐसी कोई भी दवाई, कुछ भी सॉल्यूशन होता है लेकिन लिक्विड फॉर्म में होगा, उसको रेक्टल एरिया के अंदर इंसर्ट करना थ्रू द एनस। इस प्रोसीजर को बोलते हैं एनिमा। मकसद अलग अलग होते हैं, उसके पर्पज बहुत सारे होते हैं। मेनली अगर पर्पज देखें, 2 टाइप का पर्पज करते हैं यहाँ से अपन, जहाँ अपन टाइप्स पढ़ेंगे। और ये टाइप्स से अगर आपने पढ़ लिया ना कि उसने एक तो टाइप्स का आता है क्लासिफिकेशंस का, कि अपने ऑल ओवर फंडामेंटल की बात करें तो क्लासिफिकेशन 2 ही बड़े बड़े होते हैं पूरे फंडामेंटल के, 2 बड़े क्लासिफिकेशन से, जिसमें से एक तो आपका एनिमा का क्लासिफिकेशन जो भी पढ़ रहे हैं, दूसरा आपका आता है हॉट एंड कोल्ड का, उसका भी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन होता है। हॉट एंड कोल्ड का एग्जाम्पल में आता नहीं है कि किसका एग्जाम्पल है। एनिमा का कई बार पूछते हैं कि ये कौन से टाइप्स का एनिमा है, तो अभी अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ एनिमा या क्लासिफिकेशंस ऑफ एनिमा। इस क्लासिफिकेशंस के आधार पे अपन पढ़ लेंगे उसके पर्पज भी साथ साथ में। इसी यहाँ से आपके पर्पज और क्लासिफिकेशन दोनों ही सॉल्व हो जाएंगे। तो अभी मैं बोल रहा हूँ सर क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स का होता है। बेटा सबको गुड मॉर्निंग, राम राम, प्रणाम, है ना। बार बार मैं आपको यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सबको बोल दिया है। जिसको नहीं बोला है, लेट जॉइन किया, वो वापस बैक करके देख ला कि गुड मॉर्निंग कब दिखा, ठीक है। कि बच्चे आते रहते हैं ना, ये मॉर्निंग वाले तो होते हैं जब जागो तब सवेरा, ऐसा कुछ उनका यहाँ पर होता है, ठीक है ना। तो बात करें मैं टाइप्स की, बिल्कुल इजी वे में पढ़ेंगे टाइप्स। सर 2 टाइप्स का होता है, ठीक है ना। एक को तो बोलते हैं अपन इवेक्युएंट एनिमा, क्या बोलेंगे, इवेक्युएंट एनिमा। दूसरे को बोलते हैं रिटेंड एनिमा। यस, इवेक्युएंट का मतलब ये होता है सर ऐसा कोई भी सॉल्यूशंस जो यहाँ पेशेंट की बॉडी में देने के बाद वो कुछ मिनट बाद, अमूमन 3 से 5 मिनट, कुछ मिनट बाद अगर वो एग्जिट हो रहा है, परिभाषा सिंपल है, जो सॉल्यूशन दिया है वो सॉल्यूशन वापस एग्जिट हो रहा है कुछ मिनट बाद, उसको सर बोलते हैं इवेक्युएंट एनिमा। साथ में जो आपने सॉल्यूशन दिया है वो तो बाहर आएगा,
साथ में वो अंदर का जीआई के अंदर का फीकल मटेरियल भी बाहर ले आ सकता है। तो जो आपने सॉल्यूशन दिया वो तो आएगा, साथ में कुछ और भी चीज ला सकता है या नहीं भी लाएगा, है तो लाएगा, नहीं है तो नहीं लाएगा, लेकिन जो आपने सॉल्यूशन दिया वो बाहर 100% से आएगा। तो आपने जो इनटेक किया है, आउटपुट मोर देन इनटेक हो सकता है। अंडरस्टैंड्स? जो आपने सॉल्यूशन दिया 50 ml 100 ml वो आएगा, फिकल मटेरियल को भी साथ में ले आएगा, तो वॉल्यूम यहां पर बढ़ सकता है, आउटपुट यहां पर वॉल्यूम बढ़ सकता है। तो इसे याद रखोगे सर, इवैक्यूएंट एनीमा, ऐसा एनीमा जो कि वापिस बाहर आता है। अंडरस्टैंड्स? इसे याद करना आपको। एग्जिट होगा सर। रिटर्न एनीमा का मतलब वो होता है जो कि सिर्फ नॉट रिटर्न्स। याद करने का तरीका आपका ये हो गया, परिभाषा भी यही हो जाएगी। ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जो पेशेंट की बॉडी में देने के बाद रिटर्न नहीं होगा, बाहर नहीं आएगा, उसको हम बोलेंगे रिटर्न एनीमा। तो यहां पर सिंपल भाषा में ये है कि हम तो डूबेंगे, आपको भी ले डूबेंगे। हम तो बाहर आएंगे, आपको भी पकड़ के ले आएंगे, और यहां पर हम आपको खा जाएंगे, हम आपको ले डूबेंगे, यहां खा जाएंगे, मतलब बाहर नहीं आता। सिंपल भाषा में है, आई थिंक्स ये परिभाषा ये होती है, ठीक है। अब फर्दर उसके क्लासिफिकेशन है सर, इवैक्यूएंट के और रिटर्न की। ग्रुप याद रखना, क्या पढ़ रहे हैं, एग्जिट होने वाला पढ़ रहा है कि नहीं एग्जिट होने वाला पढ़ रहा है। इजी है यहां से। यस, जो इवैक्यूएंट होता है सर, इवैक्यूएंट के 3 एग्जाम्पल होते हैं। कितने एग्जाम्पल होते हैं? 3 एग्जाम्पल होते हैं। ये आपका क्या नाम है? मीनाक्षी। मिस या एमआरएस? एमआरएस। आप मैडम? मिस ममता। हाँ, मिस या एमआरएस? मिस। चलो अच्छी बात है, इस मैडम में मिस है, एमआरएस को तो नहीं लेंगे यहाँ पर, है ना। एमआरएस तो ठीक है, रजिस्ट्री होने के बाद क्या मतलब, ठीक है ना। एमआईएस, एमआईएस। आप एमआईएस है, ठीक है। कौन सी कैटेगरी में आते हो? ओबीसी में। वेरी गुड, शाबाश। ये मैडम जी किस में आते हैं आपके? ओबीसी में। तो ममता मैडम जी आप मिस हो और आप ओबीसी में आते हो, बस इतना याद करना है। याद करने का तरीका, आप मिस, आप ओबीसी से आते हैं, बस। अब जो मिस लिखा है मैंने, एमआईएस, सर मिस का मतलब 3 टाइप का लिखा सर, 1 2 3। बिल्कुल आपको टिप्स पे याद करना पड़ेगा और याद होगा, गारंटी ले रहा हूं आपको याद होगा टिप्स पर। एम का मतलब क्या लिखोगे सर? मेडिकेटेड एनिमा, ऐसा एनिमा जिसमें दवाई हो, नाम से पता पड़ रहा है सर, मेडिकेटेड। एम का मतलब, आई का मतलब हो गया सर आइस एनिमा। आइस का मतलब आइस, कोई आइस नहीं बोलकर उसको कोल्ड बोल सकते हैं, एक ही बात है। एस का मतलब सिंपल एनिमा, या उसको कई बार सिंपल इवैक्यूएंट एनिमा बोलेंगे। सबके पीछे इवैक्यूएंट लगा दो, कौन मना कर रहा है। एम मतलब मेडिकेटेड, आई मतलब आइस, एस मतलब सिंपल। ये तो हो गया मिस। फिर उसने बोला कि सर मैं ओबीसी में आती हूँ। किस में आती हूँ? ओबीसी में। तो मैंने उसको थोड़ी इज्जत दे दी कि आप ओबीसी में आती हो। क्या आती हो? आप ओबीसी में, है ना। वापस मैं लिख रहा हूँ AAP, ये आप पार्टी नहीं है, ठीक है ना। आप ओबीसी में, यहां से याद हो जाएगा इतना सब। कहने का मतलब 6 टाइप और होते हैं जो होते हैं आपके मेडिकेटेड के। सर मेडिकेटेड आल्सो टाइप 6, तो टोटल आपके 6 7 8 टाइप होते हैं। इवैक्यूएंट के कितने होते हैं सर? 8। सेम लिखा रहा हूं अभी आप, 7 और 8, 6+3 मत करना, इससे मेडिकेशंस के 8 ही होते हैं, ठीक है। यस, इस बार इसको देख लेते हैं। आप ओबीसी को, एक का मतलब होता है ASTRINGENT, एस्ट्रिंजेंट एनिमा, या बोलेंगे उसको सर एस्ट्रिंजेंट इवैक्यूएंट एनिमा, शॉर्ट नाम लिखे, ठीक है। दूसरा अपन लिखेंगे ए पे जाना 2 है, कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको अपन बोलेंगे एंथेलमेंटिक्स। यही 2 अटपटे नाम रहेंगे आपको, एस्ट्रिंजेंट और एंथेलमेंटिक्स। ये ए। पी का मतलब लिखोगे सर परगेटिव, पी से क्या हो जाएगा? परगेटिव। ओ से हो जाएगा सर ऑयल एनिमा, बी से हो जाएगा सर बेरियम एनिमा। क्या होगा? बेरियम, या कई बार उसको BaSO4 बोलते हैं, मतलब बेरियम सल्फेट भी बोलते हैं। 3 नाम है, बेरियम एनिमा बोल दो, बेरियम सल्फेट एनिमा बोल दो, या BaSO4 केमिकल नाम के अंदर। बी से याद हो जाएगा आपका। लास्ट बचता है आपका सी, कार्बिनेटिव।
वापस देख लो, MIS OBC, M का मतलब मेडिकेशन, I का मतलब आइस, S का मतलब सिंपल्स। मेडिकेशन के 6 टाइप है, AAP OBC, एस्टिंजेंट, एंथेलमेंटिक्स, परगेटिव्स, ऑयल्स, बेरियम्स और कार्मिनेटिव्स। आई थिंक याद हो गया आपको। यहाँ से अपने यूज भी लिख देंगे क्या क्या काम आते हैं, ठीक है। दूसरा, आपको इसके कोई टाइप्स नहीं है, सिंपल के और आइस के। तो आई थिंक आपका इवैक्यूएंट कंप्लीट, सिर्फ क्लासिफिकेशन के हिसाब से यूज बता दूंगा कौन कौन से कहाँ यूज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं रिटन एनिमा सेकेंड्स। हाँ जी मैडम, मीनाक्षी, MRS। अब उसकी बात ले लेते हैं। आप क्वेश्चन कहाँ से कर रहे हो? SNS से, वेरी गुड। ऑनलाइन वाले, यूट्यूब वाले बता दो एक बार आपका भी व्यू, आप क्वेश्चन कहाँ से कर रहे हो? नहीं, अभी ऑनलाइन वालों का बता रहा हूँ मैं, यूट्यूब वालों का, ऐप वालों का नहीं। ऑनलाइन वाले आपका कमेंट कीजिए, आप कोचिंग अभी कहाँ से कर रहे हैं। कई बार आता है ना, अभी आप देख रहे हैं जी न्यूज, अपन सोचते हैं जी न्यूज वालों को कैसे पता मैं जी न्यूज देख रहा हूँ, कि कैमरा लगा क्या घर में। आप कोई भी टीवी का चैनल खोल लो, वो ये देखेगा। अभी आप देख रहे हो ETV राजस्थान, अपन के दिमाग में आता है, उसको कैसे पता मैं ETV देख रहा हूँ? जो ऑन होगा वही तो देखेगा ना। यस, तो अभी यहाँ पर पता पड़ जाएगा कि अपने यूट्यूब जितने भी सब्सक्राइब से देखने वाले हैं, व्यूअर हैं, यस 100% बेटा लिख रहे हैं सर SNA से। तो कहने का मतलब यह आपका रिटेन्ड एनिमा याद करने का क्लासिफिकेशन से, SNA से, मतलब 5 टाइप का सर होता है रिटेन एनिमा। अब S का मतलब लिखेंगे अपन सर सेडेटिव्स, ठीक है ना सर। N का मतलब लिखेंगे न्यूट्रिशंस, सर A का मतलब लिखेंगे एनेस्थेटिक, सर S का लिखेंगे स्टिमुलेंट, S का क्या लिखेंगे स्टिमुलेंट, और A का मतलब लिखेंगे इमोलियंट। एग्जाम में इमोलियंट कई बार पूछते हैं क्लासिफिकेशन के तौर पे, अगर क्लासिफिकेशन आता है तो इमोलियंट का पूछता है कई बार कि इमोलियंट कौन सा क्लासिफिकेशन से सर रिटेंड होता है, और दूसरा पूछते हैं परगेटिव का। ये दो जो ज्यादातर पूछे जाने वाले आपके MCQ है क्लासिफिकेशन के तौर पे, कंफ्यूज नहीं होना है। परगेटिव कहाँ लिखा है? तो ये जो सर 5 एनिमा ऐसे एनिमा होते हैं जो देने के बाद बॉडी के अंदर गायब, बाहर नहीं आते, ठीक है ना, आप देखते रह जाओगे, समझे कुछ? तो ये 5 टाइप के होते हैं। ये एनिमा सर एग्जिट होने वाले होते हैं। तो आई थिंक क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या हो सर? 5 है स्टिमुलेंट, 4 का स्टिमुलेंट है और 5 का है इमोलियंट्स, 5 का इमोलियंट्स। बेटा ऑनलाइन वाले कोई डाउट? यस विक्रम, थैंक यू बेटा आपको भी। कोई ऐसी चीज होती है, ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो रटे नहीं जाते हैं, याद करने पड़ते हैं, तो हमेशा ट्रिक बना के याद करो। जैसे आपकी ट्रिक बनती है हमारी ट्रिक से, कोई आपका फ्रेंड्स ट्रिक बता रहा है या खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा, ट्रिक वाला आपको आई थिंक बेटर याद रहता है। यस अल्बर्ट बोल रहा है, बोल रही है सर कि रिटेंस कम अमाउंट में होता है या ज़्यादा अमाउंट में होता है। मैं मेरे ऑफलाइन बच्चों से बात करूंगा, पता नहीं आप ऑफलाइन में हो या ऑनलाइन में हो। यस यस ऑनलाइन वाले बच्चे इतना बता दो, और मैं पहले बता रहा हूँ नर्सिंग के दिमाग से सोचना है यहाँ पर, डॉक्टर दिमाग से नहीं। रिटेंस और इवैक्यूएंट्स, ऐसा कौन सा एनिमा जिसके अंदर अपन ज्यादा मात्रा में दे सकते हैं वॉल्यूम्स, एक के अंदर कम मात्रा में देंगे, ज्यादा किस में देंगे? इवैक्यूएंट में। 400 500 1000 यहां दे सकते हैं। हाँ भाई 1 लीटर भी दे दो, क्या हुआ, 2 से 4 मिनट बाद वापस आ जाएगा ना, ज्यादा कोई नुकसान करने वाली बात नहीं है यहाँ पर, वो बाहर आ जाएगा। तो ज्यादा अमाउंट अपन कितना देंगे सब लिख देंगे, ठीक है ना, वो अपन यहाँ देंगे इवैक्यूएंट्स के अंदर। कम अमाउंट कहाँ देंगे सर? क्यों सर ये अंदर रहेगा, आप 1 लीटर देखो तो 1 लीटर कहाँ जाएगा, हजम कहाँ होगा अंदर, ठीक है ना। और जब बड़ा वॉल्यूम होता है वो अभी लिख दो यहाँ से, कोई बड़ी बात नहीं है सर। 500 से 1000, उसका आधा सर 250 से 500 और लेस देन 250, बिल्कुल शॉर्ट वे में। अब ml में है ना सर। ये 3 क्या है सर? एक बच्चा है, एडल्ट है, इन्फेंट है। एडल्ट, चिल्ड्रंस, इन्फेंट। 500 से 1000, 250 से 500, लेस देन 250। यहां पर बात करेंगे सर 100 से 150, 50 से 100, लेस देन 50। और आई थिंक याद हो गया आपको तीनों वैल्यू।
वॉल्यूम की तीनों वैल्यू आपको याद होगी, रिटर्न की भी होगी और इवेक्यूएंट की भी होगी। 50 से कम 50 से 100, 100 से 150, 250 से कम 250 से 500, 500 से 1000। तो यहां पर मैक्सिमम वैल्यू की बात आती है तो 1000 ml अपन दे सकते हैं। आए समझे? 3 एज के हिसाब से। एडल्ट, ये एडल्ट है बेटा आपका, ये चाइल्ड है और ये इन्फेंट है। सेम टू सेम वहां पर भी आप लिख दो तो आपका वॉल्यूम कंप्लीट, क्लासिफिकेशन कंप्लीट। यस ऑनलाइन वाले थैंक यू बेटा आशु सिंह। और रिटर्न में अपन कम देखते हैं और कम इतना देते हैं। ममता आपको भी हैप्पी गुरु पूर्णिमा। नेक्स्ट बड़े आगे यहां से भी कुछ में आया आपको वॉल्यूम के बारे में और क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है ना। अभी एक बात और यहां से अपन ऐसे नोट कर सकते हैं कि सर एक तो एनिमा ऐसा है, मैं एक का मतलब ये इवेक्यूएंट और रिटेंट, एक एनिमा ऐसा है जिसके अंदर अपन जो एनिमा का तापमान अमूमन रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, और एक में मेरी मर्जी थोड़ा सा मैं गर्म कर सकता हूं। कौन से एनिमा में अपन गर्म दे सकते हैं और कौन से एनिमा में रूम टेम्परेचर दे सकते हैं? दिमाग लगाओ, हल्का सा दिमाग, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं, इजी वे में। हाँ, नॉर्मल किस में देंगे? रिटेंड में। जो बॉडी में एब्जॉर्ब होगा ना तो उसको ठंडा या गर्म नहीं दे सकते। ठंडा या गर्म रूम टेम्परेचर आर रिटेंडेंट फॉर रूम्स। ये तो रटने वालों का तरीका है, लेकिन रटना है पर क्या रटना है? जो सिर्फ अंदर जाएगा ना वो रूम टेम्परेचर में देना है तो बॉडी वही रहेगी। और ये तो गर्म ठंडा देखो तो क्या होगा, वापस बाहर आ रहा है ना, ज्यादा नुकसान नहीं करता ये। अगर रूम टेम्परेचर ऊपर नीचे है, वॉल्यूम ऊपर नीचे है, तो आई थिंक आपको टेम्परेचर भी याद हो गया। बाकी हालांकि हर किसी का टेम्परेचर अलग लगे। यहाँ पर आप अगर इवेक्यूएंट में पढ़ोगे तो यहाँ पर देखो आइस एनिमा भी आता है जो कि ठंडा होता है, ठीक है। तो ये रिटेंड वाले जितने भी होते हैं रूम टेम्परेचर, और ये अपन ठंडा या गर्म दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपका ये भी याद हो गया। दूसरा एक आता है आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पोजिशंस का, वो आपको सबको पता है सर, लेफ्ट लैटरल्स या फिर उसको बोलते हैं सर लेफ्ट सिम्स। दोनों से प्रायोरिटी पूछे आपको पता लेफ्ट सिम्स करना है ना। पोजिशंस की बात करें, हालांकि मेरे क्वेश्चन आ जाएंगे, लेफ्ट सिम्स करना है पहली प्रायोरिटी पे। ये नहीं है तो अपन करेंगे सर लेफ्ट लैटरल्स। फर्क इतना है कि दोनों पैर अगर साइड में है, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर पैरेलल, उसको अपन लेफ्ट लैटरल बोलते हैं। ऊपर वाला पैर आधा मुड़ा हुआ है तो लेफ्ट सिम्स बोलते हैं। इजीली इंसर्शन लेफ्ट सिम्स में होता है कंपेयर टू लेफ्ट लैटरल। प्रायोरिटी लेफ्ट सिम्स नहीं है तो लेफ्ट लैटरल। कारण पूछे सर, कारण क्यों होता है? कैसे जो रेक्टल होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, तो आप एनिमा दोगे तो वो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग सर रेक्टल में जाकर पहुंच जाएगा वहां पर, इसलिए आपको लेफ्ट लैटरल या लेफ्ट सिम्स पूछने यहाँ पर होती है। ये आज तक एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है और सीएसओ के लेवल का मैं मानता हूँ इस क्वेश्चन को, नॉर्सर का लेवल नहीं है, सबको पता है बेटा, है ना। ज़्यादा आपको हंसना नहीं है ऑनलाइन वाले, इसलिए खुश हो रहे कि हमको आ रहा है आंसर, सबको आता है। बस ये कि आपको गलत नहीं करना है। ये क्वेश्चन करने से आपके नंबर बढ़ेंगे नहीं बढ़ने वाले, लेकिन नहीं किया तो घटेंगे जरूर। बढ़ेंगे तो स्पेशल चीज़ होती है जो काफ़ी बच्चों को नहीं आती और आप अलग से कुछ सीखते हो, जो हम आपके लिए कुछ ऐसा कोई प्रैक्टिकल टॉपिक पढ़ाते हैं जो थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल है और एम्स पूछता है। स्कोरिंग आपको वहां से होगी, सिलेक्शन वो टॉपिक करवाएंगे, एनिमा नहीं करवाने वाला, सिलेक्शन अलग से। ये चीजें सबको अमूमन आती है, समझ में बात। ये थ्योरेटिकल है और थ्योरेटिकल में प्रैक्टिकल बना रहा हूं यहाँ पर, तो अलग से आपको फोकस करना है प्रैक्टिकल्स के ऊपर जो थ्योरेटिकल नहीं है। स्कोरिंग आप वहां से करोगे, एक्स्ट्रा नंबर उनसे आगे वहां से निकलोगे आप, ठीक है। अब जो क्वेश्चन फर्दर आ सकता है तो ये पूछेंगे, ये तो ड्यूरिंग इंसर्शन की बात कर रहा हूं मैं, ड्यूरिंग इंसर्शन की, और कुछ भी मेंशन नहीं है तो भी आपको यही मानना है कि एनिमा में पोजीशन सर ये एनिमा में पोजीशन ड्यूरिंग इंसर्शन, तो भी आपको ये लिखना है लेफ्ट सिम्स। अब अगर क्वेश्चन आता है कि एनिमा देने के बाद आफ्टर्स कौन सी पोजीशंस देंगे, रिटेंड में कौन सी देंगे और इवेक्यूएंट में कौन सी देंगे, कोई दिमाग लगाएगा अपना यहां पर? एनिमा देने के बाद रिटेंड के अंदर, इवेक्यूएंट के अंदर कौन कौन सी पोजीशंस आप लगाओगे? जो एनिमा बाहर आ रहा है, एग्जिट हो रहा है, उसको एग्जिट होने देना है, उसके लिए पैर रखोगे फ्लैट। क्या रखोगे सर? फ्लैट। मैं लेग की बात कर रहा हूं, पेशेंट तो सुपेंड रहता है, लेग फ्लैट रखोगे ताकि जो आपने दिया है एनिमा वो बाहर आ जाए। रिटेंड का मकसद क्या है? जो दिया है उसको बाहर नहीं लाना है, लेग एलिवेटेड। रिटेंड में क्या करोगे सर? लेग सुपेंड रहेगा पेशेंट,
लेकिन लेग आप हल्का सा 30 डिग्री के आसपास एलिवेट कर लो ताकि मटेरियल बाहर नहीं आ जाए। सिंपल सा फंडा है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, अगर एक पेशेंट को डॉक्टर ने दोनों ही लिख दिए, एक एनिमा ये लगाइए, दूसरा एनिमा ये लगाइए, कोई भी एग्जाम्पल बता रहा मैं आपको, मतलब एक रिटेंड है एक इवैक्यूएंट है। अब आपको पहले नहीं पता पहले कौन सा दे, कौन सा दोगे आप, इवैक्यूएंट या रिटेंड्स? हाँ, इवैक्यूएंट्स पहले खाली करो, फिर उसके बाद कुछ दवाई वगैरह जो भी आपको देना है वो दो, ताकि एब्जॉर्ब तब होगी ना। और पहले आपने ये दी फिर ये दिया, मतलब क्या रहा? जैसे डायलिसिस से पहले अपन दवाई कहाँ देते हैं, एंटीबायोटिक्स। डायलिसिस से जस्ट पहले कोई भी एंटीबायोटिक नहीं देते हैं, दे भी दिया आपने, वो डायलिसिस बाहर निकाल देगा हाथों हाथ, मतलब क्या रहा? तो कोई भी मुन दवाई होती है वो तो 4 घंटे पहले दे दो या डायलिसिस के जस्ट बाद दे दो, वो सेम टू सेम है यहाँ पर। ऑलवेज फर्स्ट गिवंस। जब भी डॉक्टर रिटेन एनिमा बोलता है तो ये लगेगा कौन सा, सिंपल वाला, उसको क्लिनिक एनिमा मतलब है ना। हमेशा रिटेन एनिमा देने से पहले हमेशा आपको एक इवैक्यूएंट एनिमा देना होता है, सिंपल वाला क्लिनिंग एनिमा, नॉर्मल पानी साबुन का घोल, ताकि अंदर जाएगा फिकल मेटेरियल को बाहर आएगा, पूरा बाउल खाली होगा। अब आपका ये दवाई काम कर लेगी, ये एब्जॉर्ब हो जाएगी। आया कुछ समझ में आपको? इससे पहले हमेशा ये लगता है कुछ बड़े आगे यहाँ से अब कुछ पर्पस देख लेते हैं, कुछ काम देख लेते हैं कि सर क्या क्या मकसद होते हैं, फिर अपन एमसीक्यू को 1 बाय 1 करके निकाल देंगे, ठीक है। पर्पस पहला आपका था सर इवैक्यूएंट का मेडिकेशन, मेडिकेशन का पहला कौन सा था आपका, एस्ट्रिंजेंट। देखो एस्ट्रिंजेंट का मतलब ऐसे एजेंट होते हैं जो एस्ट्रिंजेंट सूथिंग इफेक्ट करते हैं, मतलब लेयर के ऊपर। तो ये जो लेयर को है ना प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन, कौन सी वाली म्यूकस मेम्ब्रेन सर, इंटेस्टाइन की, बाउल की, उस म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। बस सिर्फ इतना लिखेंगे अपन, एस्ट्रिंजेंट्स, ठीक है। दूसरा से आपका आता है एंथेलमेंटिक्स। एंथेलमेंटिक्स उनको बोलते हैं जो पेट के अंदर सफेद सफेद कलर के कीड़े पाए जाते हैं पेट के अंदर। कोई बच्चों में देखा होगा, ज़्यादा दूध पीता है या लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले बच्चों में सफेद सफेद कीड़े होते हैं, बिल्कुल सफेद कलर के, ठीक है ना, पैरासाइट टाइप, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं सर इंटेस्टाइनल पैरासाइट। इंटेस्टाइनल पैरासाइट उनको इंक्रीज करने के लिए कि डिक्रीज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो टू डिस्ट्रॉय द इंटेस्टाइनल पैरासाइट, पेट के कीड़े, वो आपका होता है एंथेलमेंटिक्स। यहाँ की एक टैबलेट भी आती है, उसको बोलते हैं एल्बेंडाजोल। 200 mg आती है, 400 आती है सब उसे, हाँ 200 या 400 है ना एल्बेंडाजोल। ये टैबलेट भी इंटेस्टाइनल पैरासाइट को कम करती है। ये पूरी फैमिली को अपने एक साथ देते हैं। एग्जाम में किसी आ चुका उसके बारे में, अगर घर में किसी एक मेंबर को है ना तो पूरे मेंबर को खिलाती है उसको एल्बेंडाजोल। ये भी डेस्ट्रॉय इंटेस्टाइनल पैरासाइट को मारती है, ठीक है। नेक्स्ट और कौन सा, AAP वाला, पी को बोलते हैं बेटा परगेटिव। क्या बोलते हैं, परगेटिव था, आप ले रहा हूं मैं, आप ओबीसी वाला। ये सर परगेटिव आपको पी से याद करना है सर। परगेटिव है, इसका मतलब ये क्या करेगा सर, पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ाएगा। और जब पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ेगा, देखो एग्जाम में कई बार आता है परगेटिव, जब पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ेगा तो इसका मतलब पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन से आराम मिलेगा। ये तो कॉन्स्टिपेशन के लिए हुआ, लेकिन मकसद क्या था उसका, एक्शन क्या थी, एक्शन पूछे इंक्रीज पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ठीक है ना। कई बार परगेटिव में इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा मैं आपको है ना एग्जाम में, परगेटिव और कार्मिनेटिव और इमोलिएंट 3 मोस्ट कॉमन पूछते हैं, ठीक है। अब परगेटिव का आपने बोला सर ये तो मूवमेंट बढ़ गया। दूसरा उसका सेकंड नाम पूछते हैं, आल्सो नॉन एज, क्या बोलते हैं उसको, 1 2 3 एनिमा, 1 2 3 एनिमा। गलती नहीं करोगे यहां से, परगेटिव को 1 2 3 क्या है सर, उसमें ये होता है कि मैग्नीशियम है ना, क्या मैग्नीशियम, तो वो होता है आपका 30 ml। हाँ मैग्नीशियम बोला ना मैंने, वो तो लिखा 30 ml मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम नहीं, 30 मैग्नीशियम है, श्योर है। उसके बाद जी आता है ना, पहले एम आता है फिर जी आता है, तो जी का मतलब ग्लाइसरॉल, ग्लाइसरॉल 60 होता है,
मैं 99% सही हूँ, शायद है ना, उल्टा नहीं है, 1% हो सके मिस हो जाओ, 99% सही है। और वाटर होता है 90 ml, टोटल 180 ml होता है, 30 60 90 और 90 ये होता है। तो रेशियो निकाल दो आप सर, 1:2:3, और ये तीनों ही मतलब तीनों क्या, स्पेशल आपका ग्लिसरॉल और मैग्नीशियम, ये कॉम्बिनेशन मूवमेंट को बढ़ाते हैं। तो याद करना आप सर, मैग्नीशियम से करना है सर, पहले एम आ रहा है फिर जी आ रहा है, तो 30 60 फिर पानी 90, कंफ्यूज नहीं होगी, क्योंकि अपना कई बार कंफ्यूज है सर मैग्नीशियम 30 था या ग्लिसरॉल 30 था, mg, मैग्नीशियम 30 ग्लिसरॉल 60, इसको बोलते हैं अपन 1 2 3 एनेमा, कोई बड़ी बात नहीं यहाँ पर। नेक्स्ट आपका कौन सा, आपका AAP, फिर आगा ऑयल एनेमा। अब ऑयल से नाम पड़ रहा है, क्या करेगा, टू सॉफ्टनिंग द, क्या लिखोगे आगे, ऑनलाइन वाले बता दो बेटा, टू सॉफ्टनिंग द, और एग्जाम में गलत हो जाएगा, अगर आप स्टूल या टेबल लिखोगे तो गलत हो जाएगा। मैंने आग खाली छोड़ दिया टू सॉफ्टनिंग द, आपका लगभग आंसर आ रहा है स्टूल। एक बार ऑनलाइन वालों का भी रवैया देख लेते हैं। हाँ क्या हुआ, फिकल मटेरियल, ये देखो ऑनलाइन वाले भी स्टूल लिख रहे हैं, ठीक है, जैसा आप बोलोगे वैसा ये सुनेंगे, बेटा कॉपी पेस्ट ना करें, टू सॉफ्टनिंग द फिकल मटेरियल। आप बोलो सर बात तो वही आ रही है, बात तो वही है, बात बेटा अलग है। जब तक फिकल मटेरियल्स, वेस्ट, खाने का जो वेस्ट बनता है बॉडी के अंदर, जीआई के अंदर, जब तक बॉडी के अंदर है, फिकल वर्ड यूज करते हैं, जब तक बॉडी के अंदर फिकल, जैसे ही बॉडी से बाहर आएगा स्टूल वर्ड यूज करते हैं। तो ये बॉडी के अंदर काम कर रहा है, तो ये फिकल मेटल को सॉफ्ट नहीं करेगा, स्टूल को नहीं करेगा। अगर एग्जैक्ट बात करो तो, बाकी अगर एक ही बात है ऐसे देखे तो, लेकिन एग्जाम में अगर ऑप्शन पूछ लिया आपको कि फिकल मेटल को सॉफ्ट करेगा कि स्टूल को सॉफ्ट करेगा, आंसर फिकल को करोगे, और फिकल नहीं तो स्टूल जाना ही बेसिकली है, अंदर फिकल बाहर स्टूल। नेक्स्ट AAPOB, बी का मतलब होता है बैरियम एनीमा। बैरियम में से स्टडी दो टाइप्स की होती है, पेट के अंदर कोई हल्का सा पूरा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, अगर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है कॉन्ट्राइंडिकेशन है, परफोरेटेड है, स्किन टूटी हुई है, फिस्टुला है, रिसेंट बायोप्सी है, कोई ऑपरेशन हुआ है, मतलब कुछ भी कट लगा हुआ है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है। प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेशन से, और एग्जाम क्वेश्चन आते हैं, प्रेगनेंसी कोई भी रिसेंट टिश्यू डैमेज, चाहे ऑपरेशन हो, बायोप्सी ली हो, कोई पेप्टिक अल्सर हो, पूरा ही कंप्लीट इंट्रांस ऑब्स्ट्रक्शन हो, या कोई अंदर कहीं की फिस्टुला बना हुआ है, जैसे वेजाइकल्स या बहुत सारे रेक्टल्स, उसका वेजाना का कोई भी, वहाँ पर कोई ट्रॉमा है, कोई परफोरेटेड अपेंडिसाइटिस, पेटोनाइटिस, डायबिटिकुलाइटिस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ठीक है ना। और इनकम्प्लीट पार्शियली ऑब्स्ट्रक्शन है, वहाँ पर अपन यूज करते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये अपन यूज करते हैं टू डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए। क्या करेंगे सर, टू डायग्नोस्टिक पर्पज। इसके यहाँ पर देने के दो तरीके होते हैं सर, एक तो होता है ऑरल, ठीक है ना, एक होता है रेक्टल्स। ऑरल से देंगे तो उसको बैरियम स्वेलो स्टडी बोलेंगे, बैरियम को निगलना, स्वेलोइंग करना, बैरियम स्वेलो स्टडी। अपर जिया का कोई जांच करनी है, एक्सरे सीटी करना है, बैरियम स्वेलो स्टडी करो, फिर एक्सरे करो। लोअर जिया का कोई आपको प्रोसीजर करना है, जांच करनी है, बैरियम एनीमा दो, बस रास्ता अलग है, मकसद एक ही है। नेक्स्ट, परगेटिव ऑरल लेते हैं ना, वो बात आपकी सही है, लेकिन यहाँ पर जो परगेटिव एनीमा की बात कर रहे हैं अपन, और स्पेशल फेशियल मूवमेंट बढ़ाने की, वो एक प्रकार से आपकी टैबलेट नहीं बढ़ा सकती, ठीक है ना। वहाँ पर मूवमेंट कॉमनली देखे तो लोअर जीआई में होता है, मूवमेंट लोअर जीआई में होता है ना, अपर जीआई में इतना मेरे सामने नहीं होता होगा मुझे। और यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन सर स्टडी की, तो अपर जीआई में देना है तो आपका एनीमा यहाँ तक नहीं पहुँचता, तो आपको बैरियम स्वेलो करना पड़ेगा। लोअर जीआई के लिए आपको बैरियम एनीमा लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट AAPOBC, सी का मतलब होता है कार्मिनेटिव, ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, कार्मिनेटिव भी, ठीक है ना। यस, आज जो कार आती है किससे चलती है कार, हाँ गैस से। पेट्रोल डीजल बंद हो गया आजकल, अभी अपने नितिन गडकरी ने शायद बोला है, 10 दिन पहले बोला है, 2027 ही बोला है उसने, तो पेट्रोल पंप बंद कर दूंगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा 2027 तक, आपको बंद हो जाएगा पेट्रोल।
हाँ गाड़ियां बंद हो जाएगी, है तो बेच दो, है ना। हाँ गाड़ियां ऑटोमेटिक बंद होगी ना, पेट्रोल नहीं मिलेगा क्या करोगे आप। ये अभी 10 दिन पहले आया है कि पेट्रोल वैसे कम तो कर दिया, पता है आपको, काफी हद तक पेट्रोल की प्रोडक्ट कम हो गई है। आजकल सब आ रहे हैं ईवी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स देख लो आप, वो सब मामला बढ़ रहा है। और ये भी इलेक्ट्रिक व्हीकल ऐसे आने वाले हैं जो बिना लाइट के भी चलेंगे, सूर्य की धूप से चार्ज होंगे, अपने आप चलेंगे। लो भाई, कम खर्चे के, बिल्कुल नो खर्चे के, सोलर लाइट चार्ज हो रहा है, चल भी रहा है, फिर पेट्रोल का क्या मतलब। हाँ दुनिया कुछ भी हो सकती है, कोई भरोसा नहीं है। आज से 5 साल पहले 10 साल पहले ये सोचा था ऑनलाइन वालों ने कि हम यहाँ से एसएनएस से अपन ऑनलाइन पढ़ेंगे, सर वहां पढ़ेंगे, हम घर बैठेंगे यहाँ पर फ्री में पढ़ लेंगे। सारी कल्पना नहीं की होगी अपने कि ऐसा भी पढ़ लेंगे आराम से। और आई थिंक जैसा पढ़ रहे हो वो भी वैसा का वैसा पढ़ रहे हैं। भले वन वे कम्युनिकेशन है, वन वे क्या मतलब लगभग 1.9 वे कम्युनिकेशन है, बस आवाज नहीं आ रही है, बाकी देख तो सकते हैं ना अपने यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। तो आने वाला ऐसा कुछ जमाना अपना आने वाला है। तो कार गैस से चलती है, तो सर ये गैसियस रिलीव करने के लिए, या गैसियस डिस्टेंशन है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, उसको रिलीव करने के लिए, जो अपन नॉर्मली आफरा बोलते हैं, पेट भारी भारी हो गया, पेट फूल गया पूरा, जो अपने कल पढ़ा था हाइपोकैलेमिया का सिम्टम्स, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। लेकिन अगर गैस भरने से होता है, और जब पेट के अंदर गैस भर जाती है, उस टर्म को क्या बोलते हैं, फ्लैटुलेंस। मेडिकल भाषा में क्या बोलते हैं, फ्लैटुलेंस। या एक वर्ड और है, टिम्पेनाइट्स। टिम्पेनाइटिस मत करना, टिम्पेनाइटिस का मतलब होता है इंफ्लामेशन ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन्स। टिम्पेनाइटिस बोल रहा हूं मैं आपको, TITIS, टिम्पेनाइट्स NITES, इतना सा फर्क है। उसको बोलते हैं फ्लैटुलेंस, आंपरा, पेट फूलना, पेट में गैस भर जाना, हवा भर जाना। तो कार्बोनेटिव एनिमा देने से ये गैस बाहर निकलती है, नॉन द कार्बोनेटिव एनिमा। ये सब एनिमा ऐसे है जो सब देने के बाद बाहर आते हैं। बढ़ो आगे यहाँ से, ये सो गया होगा आपने, जल्दी करो, बड़ा स्पीड है, क्लास ऑनलाइन है, कंटिन्यू टाइम नहीं मिलेगा लिखने के लिए आपको, साथ साथ लिख रहे हो, अच्छी बात है। वरना नेक्स्ट बात करेंगे अपन, AAP हो गया, ठीक है ना, OBC हो गया। उसके बाद आपका 7 नंबर कौन सा था, MIS, आइस एनिमा। आइस को अपन कोल्ड एनिमा बोलते हैं, और ये नाम से पता पड़ रहा है सर, टू डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए यूज करते हैं सर, वो कोल्ड एनिमा होता है, ठीक है ना। कई बार आपको आराम नहीं मिल रहा है, PCM से नहीं मिल रहा है, कोल्ड स्पॉन्जिंग से नहीं मिल रहा है, तो अंदर से ठंडा कर दो, टेम्परेचर कम होता है, ठीक है ना। अगर पूछे कॉन्ट्राडिक्शन कहां पर है सर, हाइपोथर्मिया में, फालतू पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर MIS, एस का मतलब होता है सिंपल इवेक्यूट एनिमा, नॉर्मल साबुन और पानी का घोल होता है ना। कहने का मतलब है ना, एनिमा में अपन ऐसे ऐसे केमिकल यूज करते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे केमिकल्स आपके दिमाग में ऐसा थोड़ा ना यूज करते होंगे, ये तो आपके पागल बता रहे हो हम लोगों को। अरंडी का तेल, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, जैतून का तेल, कॉफी तो पीते हो वाली, ब्रेडी, रम, विस्की, वो भी एनिमा से देते हैं पेशेंट। हाँ विस्की पेशेंट को एनिमा से देते हैं, पेशेंट कोलैप्स हो गया, शॉक में चला गया, एकदम से कोई गरीब का पेशेंट है, ऐसी कोई न्यूज सुनी, एकदम से गिर गया, उसको स्टिमुलेट करने के लिए अपन देते हैं एक्टिव एनिमा के थ्रू, वो अंदर जाएंगी और इस अंदर से स्टिमुलेट होगा और व्यक्ति को होश आता है। न्यूट्रिशन एनिमा, खाना पीना, वहां से देंगे अपन, ठीक है ना। गुड़ का पानी, गुड़ को पानी में मिक्स करके फिर पानी करके गुड़, क्योंकि आपको पता है GI सिस्टम कोई स्टाइल सिस्टम ही नहीं है, तो कुछ भी दे दो, कोई मना नहीं करता बेचारा, ठीक है ना। क्या पानी पूरी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये आपके हो गया MIS कंप्लीट यहां से। हाँ पानी पूरी नहीं, पानी दे सकते होंगे शायद, पानी पूरी वाला, ठीक है। आपने नहीं बोला लेकिन मैंने सुना ना, विस्की की बात कर रही थी क्या, चलो कोई ना, ये आपके। उसके बाद मेरा 5 टाइप बढ़ते हैं आपके, कौन कौन से, SNA वाले है ना, SNAC, एस का मतलब सेडेटिव। बेटा जैसे नाम है ना वैसे काम है, कोई खास नहीं है।
पेशेंट को शुद्ध करने के लिए। अंदर को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है ना इंटेस्टाइन में, पेशेंट को पेप्टिक अल्सर है, अंदर कोई प्रपोर्शन है, अंदर पेन हो रहा है, तो अंदर का एरिया शुद्ध होगा सेटिव करने के लिए। न्यूट्रिशंस, खाना पीना खिलाते हैं यहाँ से, खाना तो नहीं पीना, लिक्विड यहाँ से देंगे अपन, कोई डीएनए से, कोई डेक्सट्रोज है ना, वो यहाँ से दें। और जब भी कोई न्यूट्रिशन वैल्यू सब्सटेंसेस, समझना, अगर कोई न्यूट्रिशन वैल्यू सब्सटेंसेस, जो चीज जिस रास्ते से जानी चाहिए वहां से नहीं देकर किसी और रास्ते से दे रहे हो। नॉर्मल खाना कहां से देते हैं? ऑरल से, और यहां पर पागल लोग कहां से दे रहे हैं? रेक्टल से। ऐसे टर्म को अपन क्या बोलते हैं? इस टर्म को क्या बोलते हैं? किसी को नहीं पता। कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू सब्सटेंसेस अगर आप रेक्टल एरिया से दे रहे हो, इस टर्म को क्या बोलते हैं? प्रोक्टोक्लाइसिस। क्या बोलेंगे? एक आपका होता है क्लिस्मोफिलिया, क्लिस्मोफिलिया ना, क्लिस्मोफिलिया का मतलब होता है सेक्सुअल प्लेजर ड्यूरिंग एनिमा इंसर्शन। सेक्सुअल प्लेजर ड्यूरिंग एनिमा इंसर्शन। पेशेंट बोलेगा सर एक और लगा दोगे, वो आपका होता है वर्ड, इसको बोलते हैं क्लिस्मोफिलिया। आगे समझे तो कुछ टर्म्स लिखी गई यहाँ पर, है ना। दूसरा जो बड़ा रेक्टल ट्यूब की बात कर रहे हैं, है ना, रेक्टल ट्यूब की कई बार पूछे है इंसर्शन लेंथ और साइज, कई बार पूछा गया है। तो बड़ा अगर लेंथ की, सॉरी हाँ, लेंथ की बात करें तो 1 से 1.5 इंच में होती है, 2 इंच में होती है और 2.5 इंच में होती है। चिल्ड्रंस, एडल्ट, सॉरी इन्फेंट, चिल्ड्रन और थर्मामीटर के आपके डबल होती है। साहब थर्मामीटर लगा रहे हो साहब आप, रिएक्टल, कोई भी रिएक्टल एरिया का प्रोसीजर हमेशा ब्रेडिकार्डिया करता है। तो रिस्क ऑफ रहेगी आपको सिर्फ ब्रेडिकार्डिया की, एग्जाम में आता है एडल्ट में 2 सर, 2 से 2.5 इंच में। अच्छा मैंने, हाँ रुको, ये बड़ा थर्मोमीटर की है, 1 से 1 मिनट ना, ये थर्मामीटर की है, यस, 1 से 1.5 सही है, यस, ये आपका सॉरी है ना, ये आपके इंच में, सब सेंटीमीटर में डबल हो जाएगी, इंटू 2.5 कर लो, तो ये इंच में कम से कम होती है। वो लिखा है वो आपके, इसकी आधी होती है थर्मोमीटर की, इसकी आधी थर्मोमीटर की, और ये आपके होती है एनिमा की, इंसर्ट करने की। और जहाँ थर्मोमीटर लगा रहे हो, एनिमा लगा रहे हो, दोनों की रिस्क क्या होती है सर? ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट का डिक्रीज होना। और कारण यहाँ पर होता है सर वेगस नर्व स्टिमुलेशन। आ चुका है एग्जाम में, इसलिए कोई ऐसा पेशेंट है, कार्डिक पेशेंट है, उसमें अपन कॉमनली अवॉइड करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं कह सकता मैं, हो सके तो उसको मत दीजिए, वरना वो फर्दर ब्रेडिकार्डिया में पेशेंट जाएगा। समझ गए ना? सर एनिमा लगा रहे हो या थर्मोमीटर लगा रहे हो, ये तो होगी उसकी लेंथ की बात। अब साइज की बात आती है ना, सर रेक्टल ट्यूब की साइज कितनी होती है? ये साइज मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले आप लोगों को ईटी ट्यूब की साइज याद हो, मैंने इतना बोला था, ET×3। और इसने अगर नहीं पढ़ा है, ईटी की क्लास पढ़ी होगी, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, ऐप पर भी है, यूट्यूब पर भी शायद है, मैंने क्लास ली आपको ईटी ट्यूब की साइज की। तो जो ईटी ट्यूब की साइज थी अपने पढ़ी थी, मोस्ट कम 8 mm होती है। तो यहां पर ईटी ट्यूब की साइज को आप × 3 कर लो, आंसर आएगा फ्रेंच में, आंसर आएगा फ्रेंच में। तो हर एज के हिसाब से, अगर एडल्ट की बात करें सर 22 से 24 फ्रेंच। 5 साल के बच्चे की बात करें, मुझे पता है कि 5 साल के बच्चे के लिए 5 mm की ईटी आती है, 5 × 3 15, 15 नहीं आती, सम संख्या में आती है, 16 या 14, 1 कम। सर 14 फ्रेंच की रेक्टल ट्यूब यूज होगी आपके 5 साल के बच्चे के लिए। 10 साल के बच्चे के लिए कितने करोगे सर? ये पूरी टेबल वहां पड़ी है ईटी की, वहां से आपको लिखना है। 10 साल के बच्चे की मैं लिखा है फॉर्मूला 4/4 + 4, 4/4 + 4, 10 में से 4 का भाग दे दो, कितना आ रहा है? 2.5 + 4 40 से, 40 से × 3 20, 19 हो रहा है, 20 से 20 ही मानेंगे ना। तो इसके लिए अपने 20 फ्रेंच की करेंगे।
8 साल के बच्चे के लिए सर 6 mm की आती है, 80 ट्यूब 6 × 3 18 फ्रेंड्स। ये सब आपके साइज वहां से लिख लेना आप। 8 साल का बच्चा है तो 6 mm की ईटी लगेगी सर, 6 × 3 करोगे सर 18 फ्रेंड्स की, ठीक है। तो ये लड़का 20 × 24 होता है, ठीक है ना। ऐसे मोटा मोटा देखना आपको, अगर सर हमको तो पूरा याद नहीं, ऐसे बताओ आपको 18 से 24, चाइल्ड की 12 से 18 और इन्फेंट की सर लेस देन 12 फ्रेंड्स, बस अब खुश, सही है ना। एक क्राइटेरिया मोटा मोटा और एग्जैक्ट वैल्यू है, इतने साल के लिए कितनी लगेगी, उसकी पूरी टेबल आपके प्रीवियस क्लास में है। यहां तक कोई डाउट नहीं ऑनलाइन वालों को। साइज होगी, ठीक है ना, और इंसर्शन लेंथ होगी, और अपना बेटा और पॉइंट रह गया ना, सेडेटिव हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, और क्या रह गया यहाँ पर, और क्या रह गया, सेडेटिव न्यूट्रिशन SNA। ए का मतलब लिखा है एनेस्थेटिक, एनेस्थीसिया करेगा, आपका नाम से पता पड़ रहा है। एस का मतलब क्या लिखा था आपने सर, 2 S थे, स्टिमुलेंट। कोलैप्स में, शॉक में अपन देते हैं तो पेशेंट जाग जाता है, होश आता है। और लास्ट होता है इमोलिएंट्स। इमोलिएंट का जानते हो आप, इमोलिएंट्स क्या होता है, इमोलिएंट्स कोटेड बनाता है, क्या बनाता है, कोटेड, एक लेयर बनाता है। अब आपने एक मैंने पॉइंट और लिखा था सबसे पहले एस्ट्रिंजेंट का, एक पॉइंट लिखा था आपका सबसे पहला पॉइंट, इवेकुएंट का पहला पॉइंट एस्ट्रिंजेंट। अब वहां पर लिखा सर ये प्रोटेक्ट करता है, लेकिन उसका बड़ा तरीका क्या होता है, ये जो प्रोटेक्ट करता है ये स्पेशल ऐसी कोई कैपिलरी, ऐसी कोई वेसल्स, ऐसी कोई आर्टरी जो डैमेज हुई है, जो लीक हो रही है, जो ब्लीडिंग हो रहा है हल्का सा, उस ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है एस्ट्रिंजेंट्स। ऐसे लेयर को प्रोटेक्ट करता है, ये कोटिंग बनाता है ब्लीडिंग को रोकने के लिए। तो अगर आपसे सिंपल सा पूछ ले कि ऐसा कौन सा एनिमा होता है सर जो ब्लीडिंग को रोकता है, जीआई के इंटरनल ब्लीडिंग को रोकता है, सर एस्ट्रिंजेंट कहूंगा। और ये एक लेयर बनाता है, जैसे कोई बार अल्सर होते हैं ना, तो उस अल्सर को कम करता है, नॉर्मल एक लेयर। ये ब्लीडिंग को रोकता नहीं है, ज्यादा ब्लीडिंग होगी तो उसको फाड़ के बाहर आ जाएगा। तो ब्लीडिंग का पूछे एस्ट्रिंजेंट करना है, हालांकि दोनों प्रोटेक्ट करने का काम करता है, लेकिन नॉर्मल प्रोटेक्ट करेगा, ये सिर्फ ब्लीडिंग तक प्रोटेक्ट करेगा। यहां तक कोई डाउट नहीं आपको, यस। अब बता दिया हाइट की, पोजिशंस हो गए आपके। ये सब एग्जाम में काफी हद तक क्वेश्चन आए हुए हैं ना, और इजी लग रहा होगा अब तो आपको पढ़ने के बाद। तो फिर अपने MCQ कर लेते हैं। हाइट की बात आती है, अगर सिंपल सा क्वेश्चन आए कि एनिमा कैन की हाइट कितनी रखोगे, आंसर करना है सर 18 इंच। हाँ नहीं सर वो ट्रॉमा तो इसका मतलब आपको अनसस्पेक्टेड है ना, पता नहीं कैसा ट्रॉमा है। ट्रॉमा का मतलब आर्टरी की बात कर रहे हो आप, आर्टरी में कौन इंडिकेशन से, आर्टरी में पता नहीं कहाँ और कहाँ फिस्टुला बना हुआ है, कितना अंदर डैमेज है नहीं पता अपन को। तो ये तो नॉर्मल जो पेप्टिक अल्सर की ब्लीडिंग है, कोई मेलिना है, कोई इंट्रान का कैंसर है, कोई गांठ है, वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है हल्की सी, तो वहाँ उसको लेयर करता है। बस वो सिर्फ वही लोकल एरिया में, बाकी कोई इंजरी नहीं है, वहाँ यूज़ करते हैं। अब पूरा ट्रॉमा है, कोई ट्रैक्टर ऊपर से निकल गया तो वहाँ का एनिमा लगेगा, क्यों वहाँ पर पता नहीं वो कितना डैमेज है, वो एनिमा जीए में दिया पता नहीं वो कि और चला जाए, इसलिए। ठीक है सर। हाँ हाइट कितनी करोगे बेटा, 18 इंच। सेंटीमीटर में पूछे इंटू 2.5 मतलब 37 और 9 45 निकाल सकते हो आप, ठीक है ना। ये मैक्सिमम हाइट है, रेंज होती है 12 से 18, मैं सब इंच में बता रहा हूं आपको, मतलब 30 से 45, कुछ नहीं आपको 45 करोगे। ये कुछ भी मेंशन नहीं है, तो अगर आपको मेंशन कर ले इवैक्यूएंट्स तो भी यही करोगे, रिटेन मेंशन करे सर 8 इंच। रिटेन एनिमा के लिए मैक्सिमम हाइट 8 इंच होती है अगर मेंशन है तो, कुछ भी मेंशन नहीं है इवैक्यूएंट ही मान के चलना है। मोस्ट कॉमन इवैक्यूएंट यूज होते हैं एनिमा, तो आई थिंक यहां से आपको कोई डाउट नहीं है। ठीक है 18 ऑप्शन नहीं, 12 रिटेन पूछा है 8 इंच। सेंटीमीटर में कितना निकालोगे, 8 इंटू 2.5 20 सेंटीमीटर, ये अपन सब मोटे मोटे कर सकते हैं। यस अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनिमा का अगर आएगा तो, या तो पोजिशंस लेफ्ट सिम्स या तो पोजीशन पूछते हैं आपको, जैसे लिखा दिया मैं आपको लेफ्ट सिम्स, या पूछेंगे अगर किसी पेशेंट को प्रोसीजर कर रहे हो एनिमा का और ड्यूरिंग प्रोसीजर पेशेंट क्रैम्प करता है,
एब्डोमिनल क्रैम्प करता है, नर्सिंग की प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर भी थोड़ा बहुत इश्यू है, कोई बुक उसको स्टॉप मानती है, कोई स्लो मानती है, कोई बुक धीरे मानती है, कोई स्लो मानती है, काफी बुक ने, कई बार एग्जामिनर ने भी ऐसे माना है, स्टॉप माना है। अमूमन ज्यादातर बुक, स्टैंडर्ड बुक और मेरा खुद का व्यू स्लो कहता है, स्टॉप नहीं। अगर ऑप्शन में है धीरे करोगे या बंद करोगे, कहने का मतलब जीआई, मेरा समझ लो अच्छे से, जीआई सिस्टम का कोई भी प्रोसीजर, मेरा फंडा ये है, कोई प्रोसीजर, यहाँ पर 2-3 प्रोसीजर का नाम लूंगा मैं। एनिमा जीआई का प्रोसीजर है, बाहर का फ्लूइड जीआई में दे रहे हो, यस। पेरिटोनियल डायलिसिस, बाहर का फ्लूइड जीआई कैविटी है, मतलब लेयर है, वहां दे रहे हो। इलियोस्टोमी का इरिगेशंस, कोलोस्टोमी का इरिगेशंस, कोई जीआई वुंड का इरिगेशंस कर रहे हो, बाहर का सॉल्यूशन अंदर जा रहा है। तो नॉर्मली जीआई के अंदर जब भी बाहर का सॉल्यूशन अंदर आता है, थोड़ा बहुत अपसेट होता है, कॉमन फाइंडिंग्स, ये मेरा व्यू है और स्टैंडर्ड बुकों का व्यू है। कॉमन फाइंडिंग है, एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है, होता ही है, ठीक है ना। तो एब्डोमिनल क्रैम्पिंग्स नॉर्मल फाइंडिंग है। तो अगर क्वेश्चन आएगा ड्यूरिंग एनिमा पेशेंट एक कंप्लेन कर रहा है, आप क्या करोगे, स्टॉप या स्लो? मेरा आंसर है सर स्लो करेंगे। क्या करेंगे? स्लो करेंगे। स्लो कई बार नहीं आकर के डिक्रीज द हाइट, बात एक ही है, डिक्रीज हाइट करने पे स्लो ही होता है। पहला ऑप्शन ये जाएगा, ठीक है। हालांकि कोई नहीं मानता है तो ज्यादा बहस नहीं करेंगे, यहाँ पर कोई बुकें नहीं मानती, नहीं माने, उनकी मर्जी है। मैं तो एग्जाम में ये करूंगा, आ गया तो पहला। अगर ये ऑप्शन में नहीं है, टेम्परेरी स्टॉप, क्या करेंगे? और ये भी नहीं है तो फिर स्टॉप रहेगा, ये प्रायोरिटी है आपकी। अगर सीवियर वर्ड लग गया, आगे आगे सीवियर क्रैम्प लग गया, स्टॉप है। तो थोड़ा सा ध्यान आपको, सीवियर वर्ड है या नॉर्मल क्रैम्पिंग से या डिस्कम्फर्ट है, होता है या डिस्कम्फर्ट, उसके लिए अपन स्टॉप नहीं करेंगे, यस सर, ठीक है ना। और स्टॉप तब तक कब तक करेंगे जब तक वो क्रैम्प सबसाइड नहीं होते। जैसे और ट्यूब को बाहर नहीं निकालना, ट्यूब बंद रखनी है, जैसे सबसाइड हुआ वापस आप रेड से शुरू कर दो। ये कुछ आपके पॉइंट थे और जल्दी लिख दो, फिर अपन शुरू करते हैं अपना एमसीक्यू सेशंस, है ना। बड़े आगे यहाँ से, यस लिख दिया, नहीं तो ऑनलाइन घर जाकर लिख लेना वापस रिवीजन करके। बस जल्दी बताइए आंसर। डॉक्टर ऑर्डर अपर जीआई सीज एंड बेरियम एनिमा। द क्लाइंट्स आस्क व्हाई डू आई हैव टू हैव बेरियम फॉर द टेस्ट, द नर्स बेस्ट रेस्पॉन्ड टू बेरियम। पेशेंट बोल रहा है मुझे बेरियम क्यों लगा रहे हो, नर्स क्या बोलेगी? गिव्स ऑफ विजिबल लाइट illuminating the alimental tract, provide fluorescence thereby lighting up the alimental tract, diet the structure of the alimental tract making them more visible, give more contrast to the soft tissue and the alimental tracts, allow absorption of X-rays। बेरियम क्या करता है? हाँ, ABCD D क्या करेगा सर? वो एब्जॉर्व करता है, एक्सरे की रेज बेटर एब्जॉर्व होगी तो एक्सरे बहुत विजिबल दिखता है, बहुत मस्त दिखता है। तो एक्सरे विजिबल कहते हैं हमेशा एक्सरे करने से पहले, ठीक है ना। ये एक बेरियम का काम होता है। नेक्स्ट, ये पोजीशन भी आपको कौन सी, लेफ्ट है राइट है? लेफ्ट है, पता होना चाहिए लेफ्ट राइट क्या होता है, उसके एग्जाम आ जाए कि बोलो ये पोजीशन सही है, उसको उल्टा घुमा देगा, बोलो ये सही है। तो हमेशा हार्ट वाली जो होती है वो लेफ्ट साइड होती है, ठीक है ना। क्लीनिंग एनिमा, क्लीनिंग की बात आती है मतलब क्लीन करना, साफ करना, सिंपल इवेक्वेंट एनिमा, इवेक्वेंट एनिमा मतलब। और इवेक्वेंट के लिए आपको 18 इंच सर 45 सेंटीमीटर, ठीक है। 45 सेंटीमीटर नहीं है और 40 और 50 है, 40 कि मैक्सिमम 45 है तो 45 के नीचे वाले आएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट, during administration of enema the client reports 7 times cramps, what should the nurse do? lower the height of the containers। कोई स्टॉप भी मानेंगे, कोई टेम्परेचर, सब कुछ मानेंगे, मेरा व्यू ये रहेगा, ठीक है। क्लाइंट सैलरी पर कोलोनोस्कोपी हेल्थ के प्रोवाइडर और टैप वाटर एनिमा। टैप वाटर मतलब भी वही होता है,
नॉर्मल नल का पानी लेकर के अपन लगाते हैं, मतलब क्लीनिंग एनिमा, सिंपल इवैक्यूएंट एनिमा। विच पोजीशन शुड द नर्स प्लेस ड्यूरिंग द एनिमा? लेफ्ट सिम्स। आंसर ए करोगे, यहां लिखा हुआ भी था। ये लेफ्ट साइड बाद की प्रायोरिटी, अगर नहीं है तो। ये जो इमेज दिख रही है लेफ्ट सिम्स है, लेफ्ट लेटरल है? लेफ्ट सिम्स से, लेफ्ट लेटरल नहीं है, बड़े लिखा हुआ है लेफ्ट सिम्स। सिम्स का मतलब ये पैर मुड़ा हुआ, लेफ्ट लेटरल का मतलब दोनों पैर ऐसे, करवट सेम रहेगी। यस, द नर्स रिव्यू विद द प्रोसेस प्री ऑपरेटिव क्लाइंट द प्रोसेस फॉर द एडमिशन ऑफ एनिमा। यस, प्री ऑपरेटिव में कौन सा एनिमा लगाते हैं नॉर्मली? इवैक्यूएट रिटेंड? कोई भी ऑपरेशन कर रहा है स्पेशली एब्डोमिनल पेल्विक एरिया का, तो खाली करते हैं अपन बाउल को, बस सिंपल इवैक्यूएंट एनिमा। दिस स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट वुड इंडिकेट द नीड फॉर फर्दर। ये बड़े याद रखो बेटा, जहां भी नीड फॉर फर्दर स्टेशन की बात कर रही है, इसका मतलब उसमें से गलत को पहचानिए। 3 ऑप्शन पेशेंट से ही बोल रहा है रिगार्डिंग टू क्लीनिंग एनिमा, एक ऑप्शन गलत बोल रहा है पेशेंट्स। कौन सा गलत बोल रहा है? द एनिमा विल बी गिवन व्हाइल आई एम सिटिंग ऑन द टॉयलेट। क्या उसमें लगाते हैं? आई शुड ट्राई एंड होल्ड द फ्लूइड एज लॉन्ग एज पॉसिबल आफ्टर इट इज रन इट। जितना हो सके मैं उसको होल्ड करने की कोशिश करूंगा 2 4 5 10 मिनट कि इवैक्यूएंट बाहर निकलते हैं। तीसरा बोल रहा है आई नो दैट देयर विल बी सम क्रैम्पिंग आफ्टर द एनिमा सॉल्यूशन इज रन इन। जब सॉल्यूशन अंदर जाएगा तो मुझे कुछ क्रैम्प ऐसे लगेगा। हाँ लगेगा। आई शुड टेल द नर्स इफ क्रैम्पिंग अकर्स व्हेन द फ्लूइड इज रनिंग इट। मैं नर्स को बताऊंगा, बताना तो है ही आपको भी क्रैम्प हो रहा है, अब बोलेंगे हाँ हो रहा है, चुपचाप बैठ जा। तो मतलब ये एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है, ये गलत बोल रहा है, तो आंसर आपका ए रहेगा। नेक्स्ट बता दो आपका नेक्स्ट। ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एनिमा क्लाइंट रिपोर्ट सीवियर एब्डोमिनल क्रैम्प्स। जहां सीवियर की बात आती है, मैंने आपको क्या बोला था सर? स्टॉप करना है ना। नहीं बस सीवियर है ना, सीवियर की बात आती है, सीवियर मतलब स्टॉप। सीवियर का मतलब स्टॉप है बेटा, मैं पहले बताइए आपको, सीवियर मतलब स्टॉप रहेगा आपका। सीवियर नहीं हो तो आपका रहेगा दोनों सही है, बी और सी दोनों सही है बेटा, बी और सी, ठीक है। यस नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है 7 नंबर आपको। द नर्स एडमिनिस्ट्रिंग टैप वाटर एनिमा मतलब इवैक्यूएंट्स while the solution being in the client have abdominal cramp, what should the nurse first response? नर्स सबसे पहले यहां पर क्या करेगी? clamp the tubings, temporary stop, rise the height, rub the client abdomen gently। सिंपल सा आंसर है यहां पर। अरे ऑनलाइन वाले सबसे चल रहा है, व्रत, रम्या, सपना, यस वेरी गुड शाबाश। हाई क्लीनिंग एनिमा मतलब क्लीनिंग एनिमा का इवैक्यूएंट्स का मैक्सिमम हाइट, फिशियन प्रेशर क्लीनिंग एनिमा टू ए क्लाइंट शेड्यूल फॉर कोलन सर्जरी, द नर्स विल प्लेस द क्लाइंट्स। कैसे करोगे आप? हाँ अब बताओ, अब बताओ क्या करोगे आप ऐसे क्वेश्चन के अंदर? इट इज नॉन ए डोर्सल रिकम्बेंट, जो पॉलिश में जो होती है, आई थिंक ये गलत है। सुपाइन भी शायद गलत है। ए और सी में से क्या करोगे सर आप? सी करोगे, सी करोगे। उसमें मेंशन है सर लेफ्ट करना है, इसमें मेंशन नहीं है ना कौन सी करना है। सिम्स तो राइट भी होती है, तो आई थिंक थोड़ा ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चनों का। और गलती, और जो गलती होती है ना वो पहले होती है, सही चीज बाद में आती है। एग्जाम में भी ऐसे ही दिमाग लगाते हैं, इसलिए हमेशा बी सी डी तक पहुंचती है आप आंसर। हो सके एक दिन में बेस्ट हो। हाँ अगर ये नहीं होता, माना कि लेफ्ट लेटरल नहीं होता, तो फिर सेम सी करता मैं। अगर यहाँ पर उसके कुछ और पोजिशन होता सिटिंग, तो मेरा सिम जाता ना। लेकिन एग्जैक्ट आपका लेफ्ट सिम्स नहीं है, तो लेफ्ट लेटरल्स, यहाँ खाली सिम्स लिखा हुआ है। नेक्स्ट तो आंसर रहेगा आपका ए, सॉरी सी।
सब पर गैसियस डिस्टेंशंस, गैस कार्मिनेटिव एनिमा। कोई बड़ी बात नहीं आपको। कार्मिनेटिव एनिमा एक नाम और है, एंटी स्पाज्मोडिक एनिमा, लिख दो। कार्मिनेटिव आल्सो नॉन एज एंटी स्पाज्मोडिक एनिमा, और आप ही चुका एग्जाम में। कार्मिनेटिव एनिमा आल्सो एंटी स्पाज्मोडिक। स्पाज्म वर्ड कहां आया था कल अपन ने? स्पाज्म हाइपोकैलेमिया पढ़ा था, ब्रोंकोस्पाज्म, लैरिंजोस्पाज्म, टिटेनी, सीजर्स और कार्पोपेडल स्पाज्म, पॉजिटिव ट्रोसिव साइन, पॉजिटिव सोस्टिक साइंस, प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी वेव, प्रोलॉन्ग्ड एसटी सेगमेंट्स या क्यूटी सेगमेंट्स, ऑल आर द सिम्टम ऑफ द एंड ब्रेडिकार्डिया, ऑल आर द सिम्टम ऑफ द हाइपोकैल्सीमिया। इतने से सिम्टम है, ठीक है। नेक्स्ट, तो आंसर है आपका डी। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन फॉर रिटेन एनिमा इन एडल्ट, रिटेन की बात कर रहा है सर, कम रखेंगे, रूम टेम्परेचर पे उसको रखेंगे सर 50 से कम, 50 से 100 और 100 से 150, जो भी आंसर है लिख दो आप। चाहिए साइज ऑफ रेट ऑफ गिविंग द एनिमल एडल्ट की बात कर रहा है, 8 × 3 24 22 कि नॉर्मली 7.5 से 8 अपन ईटी लगाते हैं। यूज ऑफ कैक्जिलेट एनिमा, अपन कल ही भी पढ़ा एक्जिलेट, कैक्जिलेट एनिमा भी आता है जो अपन कल ओरल पढ़ा था, एसपीएच को बोलते हैं, सोडियम पॉलीस्टीरीन सल्फोनेट, जो कल अपने पढ़ा सर हाइपर कैलेमिया को ठीक करता है। इंसुलिन के बाद अपन ये देते हैं सैलबुटामॉल थेरेपी और इंसुलिन और कैक्जिलेट और डायलिसिस। ये क्या ट्रीटमेंट था आपका सर? ट्रीट क्या करेगा? हाइपर कैलेमिया को ठीक करेगा, ठीक है। साइड इफेक्ट क्या होगा? हाइपोकैलेमिया। विच एनिमा इज यूज्ड टू सेक या स्टॉप डायरिया? परगेटिव्स, इमोलिएंट्स, कार्मिनेटिव या एस्टिजेंट्स? डायरिया को रोकता है इमोलिएंट्स। क्या करेगा? इमोलिएंट्स। अगर आप ठीक से देखोगे ऑल आर द, सिंपल बसा है, दिमाग लगाना नहीं होता कई बार तो, और आप लोग दिमाग लगा रहे भी। किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ तीनों बाहर निकलने वाला है, एक दिन निकलने वाला है, नहीं निकल रहा हम क्या डायरिया, निकला हम डायरिया। तो ऐसे क्वेश्चन में आपका आई क्लियर काम आता है कई बार। विच एनिमा यूज्ड टू मेक डायग्नोसिस? बैरियम एनिमा, आंसर बी करोगे, BSO4। विच एनिमा यूज्ड टू रिलीव इन्फ्लामेशंस एंड प्रिवेंट ब्लीडिंग्स? एस्टिंजेंट्स। उसके आगे इन्फ्लामेशन भी लिख दो, लिखा है पर्पज में। एस्टिजेंट्स प्रोटेक्ट, इन्फ्लामेशन से प्रोटेक्ट और ब्लीडिंग से प्रोटेक्ट, वो आपका एस है। कौन से टाइप का है सर? सिंपल का है या फिर सॉरी इवैक्यूएंट रिटर्न का टाइप है? हाँ, इवैक्यूएंट का। इवैक्यूएंट में किसका टाइप से? मेडिकेटेड का। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमा एंटी स्पाज्मोडिक एनिमा? अभी अपने स्पाज्म पढ़ा सर, कार्मिनेटिव्स में। कौन सा? कार्मिनेटिव्स। कोल्ड एनिमा आल्सो नोन एज आइस एनिमा। गैसियस डिस्टेंशन से, फ्लेटस से, टेम्पेनाइट से, एब्डोमिनल डिस्टेंशन से, नाम क्या लिखोगे सर? कार्मिनेटिव, आल्सो नोन एज एंटी स्पाज्मोडिक एनिमा। दिस टाइप ऑफ एनिमा यूज्ड टू इंड्यूस पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस मतलब परगेटिव एनिमा, आल्सो नोन एज 1 to 3 एनिमा। मैग्नीशियम, ग्लिसरॉल, वाटर। हाँ सही है। लास्ट क्वेश्चन आज का, यात्रा यही समाप्त होती है आज के लिए। 1 to 3 एनिमा किसको बोलेंगे सर? अभी बड़ा अपने परगेटिव एनिमा। तो आज के लिए अपना क्लास बहुत है, ये आपका एनिमा टॉपिक्स कंप्लीट। ठीक है क्या? इतना ही आता है एग्जाम में, और कितना पढ़ोगा आपका? बाकी अगर इसके सॉल्यूशन देखें ना, बड़ा बहुत सॉल्यूशन है उसके अंदर, हर किसी का टेम्परेचर अलग है। एग्जाम में लगभग अमूमन मैंने क्वेश्चन ऐसे देखे हैं आते हुए,
ठीक है ना, 5 मिनट का ब्रेक है, हाँ 10 मिनट मान लो, बस 10 मिनट का ब्रेक है, फिर अपन वापस क्लास शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक्स। और नेक्स्ट शायद लेते हैं अपन मस्कुलो, करते हैं शुरू मस्कुलो, बोलो चलो मस्कुलो शुरू करते हैं, आपका एनिमा पूरा है। थैंक यू बेटा आप सभी को, ऑनलाइन वालों को वापस लाइक नहीं किया, एक बार लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। लाइक एक बार ही करें, दोबारा लाइक नहीं करें। और कोई डाउट है आप उसके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। क्लास पूरी होने के बाद कंटिन्यू पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स।